Good morning to all of you. Today we will start the next topic, that is the discovery of the neutron. अभी हमने जो टॉपिक किया था लास्ट, उसमें हमने डिस्कवरी की थी कैथोड रे, एनोड रे, कैनाल रे, ये सारी चीज़ें की थी, जिसमें हमने पार्टिकल्स को फाइंड आउट किया था कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्या थे, प्रोटॉन, या फिर हम उसको क्या बोलते थे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन अगर कोई और एटम है तो उसके केस में प्रोटॉन क्या होगा, मल्टीपल्स की फॉर्म में होगा। जैसे मान के चलो उसका मास उससे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो मल्टीपल में होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो किसने की थी, चैडविक ने। जो चैडविक थे उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेरिलियम की एक शीट के ऊपर, जो हमारे हीलियम का क्या था पार्टिकल, उसको स्ट्राइक करवाया, उसकी बॉम्बार्डमेंट की, और क्या नोट किया कि उसको जो पार्टिकल जो नया मिला दैट इज द कार्बन, और उसके अंदर एक चीज मिली दैट इज द न्यूट्रॉन। ये भी एक पार्टिकल था हमारा दैट इज न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल पार्टिकल था, लेकिन इसका जो मास था दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। उसी के बेसिस पर यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमने एक फाइंड आउट किया था, क्या था कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर कैथोड रे थी तो हमें एनोड रे का रिक्वायरमेंट क्यों हुई, साइंटिस्ट ने क्यों ऐसा किया। अब उसके बाद जब मास की बात आती है, तो जो मास है, जब मास को चेक किया गया तो जो मास हमने देखा कि कुछ सोडियम, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, जो भी हमारे एलिमेंट थे, तो उनका जो मास आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा था एज कंपेयर टू जो हमने अभी काउंट किया था। अगर हम मान के चलते हैं कि कोई एटम है, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो उसको मास को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमें एक पार्टिकल की और रिक्वायरमेंट थी, और वो पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा था, न्यूट्रॉन, जिसका मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, और उसका मास किसके इक्वल है, दैट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसी के बेसिस पर हम न्यूट्रॉन को डिफाइन करते हैं। तो अगर न्यूट्रॉन की डेफिनेशन आती है डिफाइन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल, ये भी इसका मतलब विद इन एटम प्रेजेंट है, having mass which is equal to 1.67 into 10⁻⁻27 kg, which is equal to that of the mass of one atom of हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसका मास एक एटम ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है, एंड कैरिंग नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन क्या था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और अगर हम कैनाल रे की बात करते हैं या एनोड रे की बात करते हैं, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो सकता है, जो नेचर पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था। ऐसे ही यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल आपने नोट डाउन करना है, नोट डाउन करेंगे सभी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर हम अभी तक जो भी हमारे कौन से थे सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो हमने फाइंड आउट किए, तो उसका चार्ज कितना था, मास कितना था, क्या वैल्यू हम लेते हैं, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले अगर हम मास की बात करें, जो एक्चुअल मास था उसका कितना था, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और जो प्रोटॉन का है दैट इज 1.672। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, जबकि हमने पीछे सिर्फ 1.67 लिया था। 1.672 इंटू 10⁻⁻27, और जो न्यूट्रॉन है उसका कितना है, 1.674। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कि जो न्यूट्रॉन है उसका मास थोड़ा सा ज्यादा है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन हैव स्लाइटली मोर मास एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन में जब भी यूज करेंगे, जब भी रिलेटिव मास की बात आएगी, तो रिलेटिव मास क्या होता है, अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं और इसको यूनिट मास में कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या लेंगे, नेग्लिजिबल, उसका मास काउंट नहीं होता, उसका मास क्या लेना आपने, 0। जबकि जो प्रोटॉन है उसका कितना लेना, 1U, क्योंकि हमने बताया था इसका जो मास है वो कितने, एक एटम के मास के बराबर है, और जो हाइड्रोजन का एक एटम उसका मास कितना लेते हैं, 1U, तो उसके आसपास है, इसलिए हम इसको रिलेटिव मास का मतलब जब कंपैरिजन करते हैं तो कितना लेना, 1U। और मैंने बताया न्यूट्रॉन का भी मास कितना है, एटम जो है हाइड्रोजन का उसके इक्वल ही है, तो इसको भी कितना लेना है, दैट इज 1U। तो दोनों को आपने नोट डाउन करना है, इसका भी 1U और इसका भी 1U। अब ऐसे अगर हम चार्ज की बात करें, जो एक्चुअल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना था, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर हम प्रोटॉन की बात करें दैट इज द +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो हमारा न्यूट्रॉन है हमने बताया था दैट इज द न्यूट्रल वन, उसमें कोई चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स चार्ज इज 0। फिर ऐसे अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करें, कंपैरिजन करें, यूनिट चार्ज की बात करें, तो जो ये वाली वैल्यू है इसको हमने 1U मान के चलना है, 1 यूनिट चार्ज, तो इसको कितना लेंगे, -1, और ये कितना होगा, दैट इज +1, और इसका जो चार्ज होगा रिलेटिव दैट इज 0। तो ये वैल्यूज जो आपने नोट डाउन करनी है, और यहाँ पर जो पॉइंट ध्यान से रखना है, नोट डाउन करना है, दैट इज
न्यूट्रॉन हैव स्लाइटली मोर मास एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन। नोट डाउन करेंगे सभी। नाउ नेक्स्ट वन इज द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अभी हमने जो भी हमारे क्या थे सब एटॉमिक पार्टिकल जब वो डिस्कवर हो गए तो साइंटिस्ट के मन में आया कि जब ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है विद इन एटम तो ये कैसे अरेंजमेंट था उसका, कैसे वहाँ पर प्रेजेंट है, कौन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अलग अलग साइंटिस्ट के मन में अलग अलग कहने मतलब मॉडल बना, उस मॉडल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले थॉमसन ने, जो जे थॉमसन थे, उन्होंने जो मॉडल दिया इसको क्या बोलते थे, वाटरमेलन लाइक मॉडल या फिर रेजन एंड पडिंग मॉडल। तो अगर हम वाटरमेलन लाइक मॉडल की बात करें तो जो वाटरमेलन होता है उससे इसको कंपैरिजन कैसे किया और क्या रीजन था, क्या इसकी एडवांटेज थी और क्या डिसएडवांटेज थी, ये सारी आपने नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहले अगर हम इस मॉडल की, ऑलरेडी आप वैसे 9th क्लास में भी कर चुके हैं लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल की एक एडवांटेज थी। क्या एडवांटेज थी? दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, कि एटम की न्यूट्रलिटी को बताने में ये क्या था, एबल था, सक्षम था। कैसे? क्योंकि उसने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो जैसे वाटरमेलन को अगर हम कंपेयर करें, जो रेड पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को। तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है, रेड पोर्शन है, उतना ही जो हमारे ब्लैक कलर के सीड है, ब्लैक जो सीड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला तो हो गया नेगेटिव चार्ज, और इसके अंदर जो रेड पोर्शन है, ये वाला जो रेड पोर्शन जिसके अंदर ये ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं, जो एम्बेडेड है, फिक्स्ड हैं, उसके अंदर गड़े हुए हैं। तो एम्बेडेड का मतलब वहां पर फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है। ऐसे अगर हम मान के चलते केक लेके आते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको डेकोरेट करने के लिए उसमें रेजन्स, पडिंग, जो भी चीजें डेकोरेट करने के लिए उसमें क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो जो हमारा केक है उसका जो पोर्शन है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, और जिससे हमने उसको डेकोरेट किया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को। इसीलिए इसको रेजन एंड पडिंग मॉडल भी बोल देते हैं। जैसे क्रिसमस ट्री है उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, उसको डेकोरेट करने के लिए उस पर बेल्स, कैंडी जो भी आप लगा रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव चार्ज को। लेकिन इसकी एक एडवांटेज क्या बताई कि दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ दिस वाज That means this model explain the overall neutrality of the model, जो हमारा ओवरऑल न्यूट्रलिटी थी उसको एक्सप्लेन कर पाया। फिर इसकी ड्रॉबैक पे अगर आए, इसकी ड्रॉबैक क्या थी? इसके ड्रॉबैक के लिए क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे, कौन, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल। और उसका जो रिजल्ट आया उसको थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट मीन्स the experiment conducted by the Rutherford, that is alpha particle scattering experiment by the Rutherford on the gold foil, was not explained by the Thomson model of the atom. इसलिए इस मॉडल को क्या किया, फेल कर दिया गया। ये मॉडल आगे नहीं चल पाया क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी। क्या ड्रॉबैक थी? दैट मीन्स दिस मॉडल was not able to explain the experiment conducted by Rutherford. तो दिस इज अ ड्रॉबैक। तो इसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आपने नोट डाउन करना है। डेफिनेशंस जो आती हैं कई बार आ जाता है व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज, ध्यान से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जैसे कि आपने अभी इससे पहले पॉइंट पर नोट किया था कि थॉमसन ने क्या किया था, जो मॉडल था वो फेल किस वजह से हुआ, क्योंकि जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पर होता क्या है, उसने जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें क्या था, अल्फा पार्टिकल का ये हमने एक सोर्स लिया, यहाँ पर ये जो फॉइल है दैट इज द गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल। जब इस पे अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक करते हैं तो उसके क्या ऑब्जर्वेशंस आई और क्या उसका कंक्लूजन था, ये आपने ऑलरेडी क्लास 9th में भी किया है, एक बार उसको हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ा सा अरेंजमेंट है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या किया गया, ये जो हमारी प्लेट दिख रही है, ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है जो एक्चुअली में जिंक सल्फाइड है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल दैट इज अल्फा पार्टिकल कोई चीज
जाकर मान के चलो उस पर स्ट्राइक करेगी। हमने बताया था इट विल प्रोड्यूस इविडेंस, उसमें स्किंटेशन होगी तो शाइन आएगी, उसमें चमक आएगी जिससे पता चलेगा। और ये हमारी एक मूविंग माइक्रोस्कोप है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे घूम सकती है, तो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो इसके अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन था, तो वो ऑब्जर्वेशन आप नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया। जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन उसने नोट डाउन की। उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल passed straight without any deflection। तो इसका मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। तो ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो पार्टिकल सीधे ही जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। दूसरा पॉइंट था जो उसने नोट किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए विद स्मॉल एंगल्स, कुछ यहां पर जा रहे हैं, कुछ यहां पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब उनका जो अमाउंट था वो क्या था, दैट मीन्स सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, sum of alpha particle deflect by small angle। विदाउट डिफ्लेक्शन अगर हम लिखेंगे यहां पर विदाउट डिफ्लेक्शन, इसका मतलब बिना किसी डिफ्लेक्शन के। थर्ड पॉइंट अगर नोट करें तो फ्रॉम 20,000 to 1, अगर हम 20,000 पार्टिकल्स को भेजते हैं अल्फा पार्टिकल को, तो उसमें से एक क्या होता है, सेम पाथ से, दैट मींस लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होता है। तो ए फ्यू डिफ्लेक्टेड बाय अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल। अगर हम 20,000 को करते हैं, भेजते हैं, तो उसमें से क्या होता है, सिर्फ एक या दो ही वापस आ पाते हैं। अब कंक्लूजन की बात करें तो ऐसा हुआ क्यों, क्या रीजन रहा। अगर हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को देखें, सेकंड को देखें, थर्ड को देखें, तो इन्हीं के बेसिस पर कंक्लूजन निकलेगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, जबकि थॉमसन ने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे एटम में स्प्रेड है। अगर वो पूरे एटम में स्प्रेड होता तो हम यहाँ पर जो इस अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, दैट इज एक्चुअली द हीलियम +2 चार्ज पार्टिकल। जो हमारा हीलियम का +2 चार्ज पार्टिकल उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो जब वो अल्फा पार्टिकल जाएगा तो क्या चार्ज है उस पर, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो उसके अकॉर्डिंग तो एक भी पार्टिकल सीधा नहीं जाना चाहिए था, सारे के सारे डेविएट होने चाहिए थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी उसका कंक्लूजन क्या निकला, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब एटम में बहुत सारी जगह क्या है, खाली है। तो जो खाली जगह है वहां से तो पार्टिकल आसानी से जा पाएगा। दूसरा अगर हम देखें, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो। तो इसका जो हम पॉइंट लेते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, एक स्मॉल रीजन के अंदर प्रेजेंट है, जिसको बाद में क्या कहा गया, न्यूक्लियस। क्या कहा गया, न्यूक्लियस। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो जो न्यूक्लियस है वो एक स्मॉल रीजन के अंदर है। तो पॉजिटिव चार्ज, दैट इज positive charge which is present within the nucleus having a small size as compared to the size of the atom। तो जो एटम का जो साइज है अगर हम देखें तो सारा का सारा जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और जो उसका टोटल मास है। थर्ड ऑब्जर्वेशन को देखें तो थर्ड में हमने बताया ए फ्यू दैट इज अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय द लार्ज एंगल। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर हम मान के चलें कि पूरा का पूरा जो हमारा मास है एटम का वो कहां पर है। जैसे हम ये लेते हैं, मान के चलते हैं हमारा एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर अगर सारा मास कंसंट्रेटेड होगा तभी ये पार्टिकल यहां जाके स्ट्राइक करेगा, तो सेम पाथ से रिवर्स आएगा। अगर मान के चलते हैं पॉजिटिव है और कोई पार्टिकल यहां आता है तो वो क्या होगा, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, और अगर यहां पर आता है हेड टू हेड होता है तो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होगा।
क्लियर। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अगर बिल्कुल क्लोज आएगा तो ये लार्ज एंगल से भी डिफ्लेक्ट करेगा और फ्रॉम 20,000 to 1 रिट्रेस इट्स पाथ। लेकिन अगर कोई यहाँ आता है तो वो कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, तो इसका मतलब विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव करेगा। लेकिन यहाँ पर आएगा तो बिल्कुल सीधा, और जब वो हेड टू हेड कोलिजन होगा। तो 3 हमारी ऑब्जर्वेशन थी और 3 ही कंक्लूजन है। इसका मतलब अगर हम सेकंड को लें तो पॉजिटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट इन द एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मॉल डिफ्लेक्शन, एंड अगर हम लार्ज डिफ्लेक्शन की बात करें तो उसके लिए जो टोटल मास की बात करेंगे, द टोटल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्लियर है, तो इसको नोट डाउन करेंगे सभी। अब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो उसके बाद जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया तो उसने बोला कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने सिर्फ इतना ही बोला कि दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। जबकि थॉमसन ने क्या बोला था, दैट इज दे आर एम्बेडेड इन इट, उसके अंदर फिक्स है, मूवेबल नहीं है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्चुअली में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जब रिवॉल्व करेंगे तो होगा क्या, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो उसमें एक पॉइंट आता है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अबाउट रिवॉल्व करता है तो देयर में बी सम लॉस ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी अगर कम होगी तो क्या होगा, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब उसने कोई फिक्स नहीं की एनर्जी, तो होगा क्या, धीरे धीरे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कम होनी शुरू होगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। व्हाट इज द लिमिटेशन, अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज होता क्या है, अगर हम नॉर्मल बात करें एटॉमिक साइज होता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। मान के चलते हैं स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, हम कहते हैं एटम का साइज इतना है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं इतना है, फिर कहते हैं नहीं इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है, और एक स्टेज आ गई हमने बोला कि एटम कितना है, न्यूक्लियस के जितना है। क्या ये पॉसिबल है, तो यही इसकी सबसे मेजर ड्रॉबैक थी। दैट मीन्स द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल वाज दैट he was not able to explain the stability of the atom. That means he was not able to explain the stability of the atom. This is the drawback of Rutherford model of atom. जो रदरफोर्ड मॉडल था वो क्या चीज़ नहीं बता पाया, और जो हमारी एटम की स्टेबिलिटी है। तो यहाँ तक नोट डाउन करेंगे तो हमने पॉइंट नोट जो इसमें इम्पोर्टेंट थे, जो जो आपके क्या तो है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है, इसके अलावा इसकी लिमिटेशन है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल होगा उसको हमने कैसे डेवलप किया, उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस हुई, वो सारी आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको। ये अभी जितना है इसको नोट डाउन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चंस हैं ट्राई करेंगे।